जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? केंद्र राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। उनमें भी तीन तीन संबंधों को खासकर पढ़े, प्रशासनिक, वित्तीय और विधायी संबंध। ठीक है, तो ये बताइए मुझे, विधायी संबंध है कौन से आर्टिकल के बीच में है? तो 245 से 255 तक विधायी संबंध, फिर 256 से 263 तक वित्तीय वो प्रशासनिक संबंध, फिर 268 से 293 तक तुम्हारे वो वित्तीय संबंध आते हैं। ठीक है, और रही बात 293 में, क्या है? 293 में है कि राज्य लोन कैसे ले सकता है, मतलब हर राज्य को चलने के लिए लोन लेना पड़ता है। तो ये तो हो गया केंद्र राज्य संबंधों की बात। अगर अब हम बात करेंगे, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। तो एक राज्य का दूसरे राज्य से कैसे संबंध है, तो इसे हम लोग समझते हैं पहले। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों, ये कह रहे हैं भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं है, मतलब इतने पर ही सीमित नहीं है कि केंद्र और राज्य के बीच बहुत अच्छी हो जाए तो हमारी भारतीय संघीय व्यवस्था सफल हो जाएगी। हमारी संघीय व्यवस्था को सफल होने में और भी कई आयाम हैं, अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर होती है। मुख्यतः केंद्र राज्य संबंध होते हैं, पर कभी अब एक राज्य से भी दूसरे राज्य का व्यापार होता है। ठीक है, तो हर चीज क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए आपको भी जोड़कर ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, अतः संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए। तो हमारे संविधान ने सोचा कि अगर केंद्र राज्य संबंधों से काम चलता तब तो ठीक है, अब राज्यों का भी तो एक दूसरे सहयोग और समन्वय होना चाहिए ना। तो उसके लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान हुए, हम वो प्रावधान देख लेते हैं। पहला है अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर मैं ये नीचे बता दूं अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, फिर बता दूं सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता, एक तो ये है पढ़ाने का तरीका। लेकिन आपको पहले ये तो पता होना चाहिए, अगर संविधान ने अंतर्राज्यीय सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए, तो अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, तो ये क्या है? अब देखो, हालांकि आगे भी ये सब चीजें मिलेगी, लेकिन हम यहीं से पढ़ के चलेंगे तो आगे वो हमारा क्या होगा, आगे वो हमारा रिवीजन होगा। ठीक है, आपने किसी भी टॉपर को पढ़ते मतलब कभी सुना होगा कि एक चीज को 10 बार पढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पहले बहुत अच्छे से बेस बना लो। जैसे अब मैं केंद्र राज्य संबंध पढ़ता हूँ, देखता हूँ केंद्र राज्य संबंधों को, तो ऐसा एक भी लाइन ऐसी नहीं लगती जो पता नहीं हो, भले दिमाग में हो या नहीं हो, लेकिन पता सब कुछ होता है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के दीजिए, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। ये कैसे हो जा रहा है? क्योंकि हम लोगों ने केंद्र राज्य संबंध को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने पिछले वीडियो बहुत अच्छे से देखे हैं तो फिर लक्ष्मीकांत तो आपके लिए नोट्स है, लक्ष्मीकांत तो नोट्स है आपके लिए, अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ रहे हैं इतने डिटेल से कि चीज़ें सब क्लियर समझ रहे हो। और जो यूपीएससी के चेयरमैन ने कहा था, क्यूरियोसिटी होना चाहिए हर चीज़ को समझ में। केंद्र संबंध में हम तो हर चीज़ समझ रहे हैं कि संघ का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा का है, वो मतलब अतिरिक्त संघ के विधान बनाने की शक्ति केंद्र के पास कहाँ है, राज्य के पास सीमित क्यों है? कोई ऐसा कर है जिसपे वो लेवी तो केंद्र सरकार लगा रही है, पर उसका कलेक्शन और उसका प्रयोग तो राज्य ही कर रहा है, तो लेवी केंद्र सरकार क्यों लगा रही है? ऐसी क्या जरूरत पड़ जा रही है? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना भाई। एक राज्य में जैसे ड्राइवर लाइसेंस है, वो चाहे आप एमपी में बनवाइए, यूपी में, हर पूरे स्टेट में चलेगा वो। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें हैं, केंद्र कहाँ से लोन ले, मतलब संघ सरकार कहाँ से लोन ले सकती है, राज्य सरकार को लोन लेती, लिमिटेशन का है, उसका कारण क्या है? भारत की साख खतरे में पड़ सकती है यदि राज्य सरकारें बाहर से लोन ले लेंगी तो। और राज्य सरकार ने यदि केंद्र की संचित निधि पर या केंद्र के कहने पर लोन ले लिया और फिर वो लोन को चुकता नहीं कर पाया, जैसे कि पंजाब ने, केरल ने नहीं कर पाया, तो फिर इन राज्यों को क्या करना पड़ता है? पंजाब, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं, इन राज्यों को लोन लेने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और कई ऐसे विषय हैं जो राष्ट्रपति की अनुमति से ही, भले ही संसद में, मतलब राज्य से संबंधित कोई विषय संसद में ही रखा जा रहा है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्यों से चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति केंद्र और राज्य दोनों का संरक्षक है। तो इस तरीके का जो समझ कहाँ से आ रही है, ये समझ आएगी जब राज्यसभा की भूमिका क्या है, ये सब चीजें हैं। और हमारे यहाँ कहते जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और पूंजी आयोग ने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर नहीं, इसे बिल्कुल अमेरिका की सीनेट की तरह करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर आप कर रहे हो तो पार्टीबाजी हो जा रही है। देखो, 2 तरीके थे राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य हैं, सिक्किम से 1 सदस्य है,
तो सिक्किम और उत्तर प्रदेश में तो कोई डिबेट हो ही नहीं सकती है, जो कहाँ 31 कहाँ 1। फिर वो डिबेट बीजेपी और कांग्रेस में बदल जाएगी, एनडीए और इंडी गठबंधन में बदल जाएगी, मतलब पार्टीबाजी हो जाएगी। जबकि अमेरिका में पार्टीबाजी नहीं होती है, अमेरिका में गौ भी उत्तर प्रदेश की आंखों से आंखें डाल के बात कर सकता है जब कोई ऐसी बात होगी, क्योंकि अमेरिका में सारे राज्यों को बराबर अधिकार है, जबकि यहाँ हमारे यहाँ जनसंख्या के आधार पर, तो उससे क्या पार्टीबाजी होती है। फिर यहाँ ये बात नहीं रहती कि गोवा क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश क्या कह रहा है, बिहार क्या कह रहा है, जबकि मूल भावना यही होना चाहिए था। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कि जिस राज्य में जिसकी सरकार है वो उसी का संग, राज्य वाली बात दब जाती है, पार्टी वाली बात आगे आ जाती है। आप देखना राज्यसभा में कोई भी बिल पारित हो रहा हो तो उसमें वो, और इस पर तो आप तो और 10वीं अनुसूची और लागू हो गई है, तो राज्यसभा को इससे छूट मिलना चाहिए थी, राज्यसभा को राज्यों की बात करना चाहिए था। ये पुंछी आयोग की सिफारिश है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पुंछी आयोग कह रहे हैं। और मदन मोहन पुंछी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। तो कुछ इस तरीके की बातें हैं, ठीक है। तो ये सब समझ में कैसे आएगा, जब आप उस लेवल से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पढ़ लेंगे अंतर्राज्यीय जल विवादों का नया निर्णय। ये बताइए अंतर्राज्यीय जल विवादों का बात किस पे है, तो आर्टिकल 262 में है, आपको पता ही होगा। तो आर्टिकल 262 में लिखा क्या है, एजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर्स ऑफ इंटरस्टेट रिवर्स ऑफ रिवर वैलीज, ठीक है। मतलब संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर यह निर्धारित करे, मतलब ये है, किसको शक्ति है, संसद को, कि वो कानून बनाकर क्या निर्धारित करे कि अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय कैसे होगा, ये संसद को शक्ति है। और इसमें संसद सुप्रीम कोर्ट को भी सीमित कर देती है। जब अंतर्राज्यीय जल विवाद के लिए न्यायाधिकरण होता है तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें उच्चतम न्यायालय का अधिकार क्षेत्र लागू नहीं होगा। लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि हम इसकी भी, हाँ, इसमें बिल्कुल विशिष्ट अधिकार है संसद के पास, और वो तुम्हारे जो जल विवाद का जो बन जाता है प्राधिकरण। लेकिन न्यायिक समीक्षा इसकी भी हो सकती है, न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है ये भी, ये सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। और क्या ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त किया जाए, मतलब ऐसी बात है, अनुच्छेद 262 कह रहा है संसद को यह शक्ति है कि वह कानून बनाकर यह निर्धारित कर सकती है कि अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों के जल संबंधी विवादों का निर्णय कैसे होगा, ठीक है। और अगर संसद चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अर्थात ज्यूरिडिक्शन को भी समाप्त कर सकती है ऐसे विवादों में, ठीक है। ये बात है 262 में लिखी है। इसका अर्थ है कि संविधान निर्माताओं ने इसे न्यायपालिका से बाहर रखा है ताकि राज्यों के बीच जल विवाद राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान से सुलझें, ना कि केवल न्यायिक फैसलों से। अब संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों को कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर रह सकते हो और संसद ऐसा कर सकती है, तो ऐसा संविधान निर्माताओं ने क्यों चाहता। ये बात खुद B.R. अम्बेडकर ने अपने हाथों से लिखी है, ये कोई संविधान संशोधन से नहीं जोड़ी गई ये बात कि न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में अंतर्राज्यीय जल विवाद नहीं है। B.R. अम्बेडकर साहब ने खुद अपने हाथों से लिखा है, और लिखा है इसलिए और लिखने के पीछे की मंशा ये थी कि राज्यों के बीच जब जल विवाद हो जाए, जैसे बिहार का झारखंड से जल विवाद हो जाए या यूपी का बिहार से जल विवाद हो जाए, तो राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान से सुलझें। इनका समाधान होगा राजनीतिक और प्रशासनिक, न कि केवल न्यायिक फैसलों से। यह भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू एजुडिकेटिव रिस्ट्रेंट का उदाहरण है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है थ्रू एजुडिकेटिव रिस्ट्रेंट के साथ में, ठीक है। और इससे संबंधित अगर आप कोई विवाद की बात पूछे तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, KWTT, कृष्णा नदी है साउथ में, तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच। देखो महाराष्ट्र और कर्नाटक, बेलगाम विवाद किसके बीच में है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, तो दोनों सटे हुए आपको पता होना चाहिए। और आप तो जान ही रहे हैं आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला है बाद में 2014 में, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो विवाद है वो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल से संबंधित है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, ये तुम्हारा है कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु के बीच में है। वो ऊपर का, कावेरी ऊपर में है, उधर की साइड में, साउथ की साइड में है, कुल मिला के मैं यही कह रहा हूँ। कर्नाटक के साथ तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में जो विवाद है, और जो कर्नाटक का इधर वाला जो उत्तरी वाला हिस्सा है उसमें कृष्णा वाटर डिस्प्यूट है। और रही बात गोदावरी ट्रिब्यूनल की, तो गोदावरी का जो ट्रिब्यूनल है वो इससे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गोदावरी का ट्रिब्यूनल इधर है, तो इससे आपको नदियों का लोकेशन भी समझ में आ रहा होगा। आंध्र प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, तो ठीक है। ये वाला जो विवाद है नॉर्थ में, गोदावरी ज़्यादा नॉर्थ में है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश का पार्ट था,
तो ये इधर नॉर्थ की बात हो रहा है। उसके बाद में अब होगा तुम्हारा कृष्णा वाटर डिस्प्यूट, वो महाराष्ट्र से शुरू होगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का विवाद है। उसके बाद होगा फिर कर्नाटक सीधे केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु तक जाएगा, कन्याकुमारी तक की ये बात चली जा रही है कावेरी वाटर डिस्प्यूट में, ठीक है। और सभी इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत गठित हुई। ये चाहे KWT हो, चाहे कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल हो, चाहे गोदावरी ट्रिब्यूनल हो, ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है। कौन सा? ISRW, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, ISRWD, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, इसके तहत ये गठित हुए हैं, ठीक है। और ये किस पे आधारित है? आधारित है अनुच्छेद 262 पर आधारित है। स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का बाद है। अब तो सोचो, कर्नाटका और तमिलनाडु के बाद हो रही, तो निश्चित ही ये कौन सा विवाद रहा होगा? जहाँ कर्नाटका, तमिलनाडु अर्थात मोस्ट साउथ, मोस्ट सदर्न पार्ट भारत का, तो जहाँ तमिलनाडु की बात आ जाएगी तो समझ लें ये कावेरी की बात हो रही, गोदावरी की तो हो ही नहीं सकती। और कर्नाटका कृष्णा और कावेरी दोनों के विवाद में फंसा है। क्यों फंसा है? जो कर्नाटका को हम के से लिखते हैं, कावेरी को भी के से लिखेंगे, कृष्णा को भी के से लिखते हैं, तो इसलिए कर्नाटका दोनों में फंसा हुआ है, कृष्णा में भी और इसमें भी, कावेरी में भी। जबकि गोदावरी में कर्नाटक का विवाद नहीं है, गोदावरी में आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान रखना, ठीक है। गोदावरी में आंध्र प्रदेश को कैसे याद रखेंगे? तो गोदावरी, गोदावरी से पहले सी लगा दो, CG हो जाएगा, फिर गोदा ये लगा दो तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा है गोदावरी के विवाद में? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो आप तो जानते ही हो गोदावरी नदी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, तो इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं। इन्हें याद रखना ऐसे ही है कि बात के और के की आ जाए तो कर्नाटक जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो कृष्णा का विवाद होगा या कावेरी का विवाद होगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2018 का ये निर्णय है, तो ये बिल्कुल कावेरी वाला विवाद होगा, क्योंकि तमिलनाडु का विवाद कावेरी में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिब्यूनल के निर्णय को न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे में ही चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट लिखा है संविधान में कि संसद चाहेगी तो न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से परे भी जा सकती है, ठीक है। ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समाप्त भी किया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसे मामलों में जहां राज्यों में जल विवादों की बात होती है, वहां वहां हमारी न्यायिक समीक्षा की सम्मति जो शक्ति है वो सीमित दायरे में ही हो सकती है, ठीक है। तो 262 आर्टिकल को तो याद नहीं कराना है, नहीं, अगर याद भी कराना हो तो याद रखो, जल में दो बूंदे डालें, जल में 2 बूंदे, तो 2 से 2 6 2 2 6 2, ठीक है। जल में 2 बूंदे ऐसे करके याद रख सकते हैं। आप समझ में आ गया अंतर्राज्यीय जल विवादों का नया निर्णय क्या है? समझ गए न्यायपालिका की क्या शक्ति है इसमें, और क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है 2018 का, और कौन सी नदी के ऊपर निर्णय दिया है, तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटक स्टेट। और 262 क्या है, मुंह में 2, मतलब जल में 2 बूंदे, तो 262 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अगले इस पे, तो किस पे आना है? अगली जो 2 नंबर पे, अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता की बात कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वयता, ठीक है। तो कैसे अब अंतर्राज्यीय परिषद किस प्रकार समन्वयता करती है, तो आप ये ध्यान रखो, अंतर्राज्यीय परिषद की बात आ जाएगी तो आप सीधे आर्टिकल 263 को उठा लेना, 263 की बात करना। इसमें लिखा है प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद, तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकते हैं ताकि राज्यों के बीच नीति मामलों पर परामर्श हो सके। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की क्यों स्थापना करते हैं? ताकि राज्यों के बीच किसमें नीति मामलों पर कंसल्टेशन हो सके, परामर्श हो सके, और विवादों का समन्वय किया जा सके, अर्थात कोऑर्डिनेशन किया जा सके, एक राज्य का दूसरे राज्य से कंसल्टेशन हो सके और पारस्परिक हितों पर चर्चा संभव हो सके। इसलिए नीति मतलब ये जो है अंतर्राज्यीय परिषद क्यों बनाई जा रही है? ताकि हम एक राज्य दूसरे राज्य से परामर्श कर सकें, नीति मामलों पर परामर्श हो सके, विवादों को हम समन्वय किया जा सके और पारस्परिक हितों की चर्चा हो सके। इसलिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो जा रही है, ठीक है। एक दूसरे के हित साधे जा सकें, विवाद हो तो उनका समन्वय हो सके, नीतियों के मामले में कंसल्टेशन हो सके। इसलिए यह अनुच्छेद जो है ना, भारत में संघीय संवाद, फेडरल डायलॉग मैकेनिज्म का स्थापित करता है, मतलब संघीय संवाद का एक तंत्र स्थापित करता है अंतर्राज्यीय परिषद। संविधान का संवाद मंच है, एक तरीके से कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल टेबल ऑफ कोऑपरेशन,
ये संविधान का संवैधानिक मंच है, और संविधान ने खुद ऐसा मंच प्रदान किया है जहां आप सहयोग की बात कर सकें 263 के माध्यम से। और जब भी कोई ऐसा आयोग बनता है जो केंद्र राज्य और राज्य के बीच सहयोग की बात करे, या आयोग सहयोग के लिए बनाया जाएगा, इसी भावना पर आधारित होगा, अनुच्छेद 263 की भावना पर आधारित होगा। ठीक है, क्योंकि संविधान निर्माता, अब हर चीज़ तो संविधान निर्माता बना नहीं सकते थे, तो कुल मिलाकर उनने अपनी सोच का एक उदाहरण दिया अंतर्राज्यीय प्रसंघ के रूप में। ठीक है, 1988 में राजीव गांधी की जो सरकारी आयोग की सिफारिश थी ना, राजीव गांधी के टाइम पर सरकारी आयोग की सिफारिश पर इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया। किसकी सिफारिश पे? सरकारी आयोग की सिफारिश पे। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष होंगे तुम्हारे प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री अध्यक्ष होंगे तो स्वाभाविक के सदस्य मुख्यमंत्री होंगे इसके, और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी सदस्य होते हैं, और कुछ केंद्रीय मंत्री भी इसमें रखे जाते हैं। और इसका सचिवालय है, इंटर स्टेट काउंसिल का सेक्रेटरीट ही इसका सचिवालय है, जो गृह मंत्रालय के अधीन है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो सेक्रेटरीट है वो किसके अधीन है? गृह मंत्रालय के अधीन है। ठीक है, और इससे संबंधित अगर न्यायिक निर्णय की बात करें तो पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक मामला है 1997 का। पीयूसीएल, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि अंतर्राज्यीय परिषद संघीयता की सुरक्षा का एक औपचारिक साधन है। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? संघीयता की अथवा फेडरलिज्म की, हमारे यहाँ जो है एक राज्य और जो केंद्र है इनके बीच में आपस में संबंध है, इनकी सुरक्षा का एक औपचारिक साधन कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद। ये पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब आते हैं अगली लाइन पे। अब अगली लाइन क्या है? सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों और न्यायिक प्रक्रियाओं की पारस्परिक मान्यता है। देखो यही वही बात है आपको, हालांकि हम पहले भी ये चीज़ें बता चुके हैं। दस्तावेज है, जैसे ड्राइवर लाइसेंस है, कोई न्यायिक प्रक्रिया है, कोई सार्वजनिक कानून है, इनकी मान्यता एक राज्य, ऐसा नहीं है मध्य प्रदेश की ड्राइविंग लाइसेंस केवल मध्य प्रदेश में चलेगा, उत्तर प्रदेश में भी चल सकता है, इस प्रकार की बात है इसमें। ठीक है, लेकिन इसके लिए आर्टिकल की बात की जाए तो कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार होगा? तो इसके लिए आर्टिकल जिम्मेदार होगा 262-63। तो आप बहुत से अच्छे से जानना है, 261 कम जानना है। 361 को जान रहे हैं कि आप? 361 को, 361 बात करता है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल से संबंधित हैं, उनको क्या है, बहुत जो छूटे मिली हैं ना, वो 361 के तहत ये सुरक्षा मिली है। अभी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि हमें 361 के प्रति सुरक्षा है, तो क्या हमारे मामलों पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है? अगर 261 अनुच्छेद को सही से पढ़े तो इसमें लिखा है कि पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स टू हैव फुल फेथ एंड क्रेडिट। ठीक है, भारत के प्रत्येक राज्य में अन्य राज्य के सार्वजनिक कार्यों, कानूनों, दस्तावेजों और न्यायिक निर्णयों को पूर्ण विश्वास और श्रेय प्राप्त होगा, अर्थात फुल फेथ एंड क्रेडिट प्राप्त होगा। मतलब भारत के हर राज्य में दूसरे राज्यों के सार्वजनिक कार्य जो होंगे, कानून जो होंगे, दस्तावेज होंगे कोई, और न्यायिक निर्णय होंगे, इन्हें पूर्ण विश्वास और श्रेय मिलेगा, फुल फेथ एंड क्रेडिट मिलेगा। ये 261 में लिखा है। अगर इसका अर्थ समझे तो यह है कि प्रावधान, ये जो प्रावधान है वो नेशनल लीगल यूनिटी से संबंधित क्लोज है, कि हमारा नेशनल क्या है, लीगल रूप से यूनिटी है हमारे से। ठीक है, जिससे हर राज्य के न्यायिक निर्णय पूरे भारत में मान्य होंगे। यह भारत की न्यायपालिका की टेरिटोरियल कंसिस्टेंसी सुनिश्चित कर रहा है। ये क्या कर रहा है? अंतर्राज्यीय संबंध में भारत की न्यायपालिका की टेरिटोरियल कंसिस्टेंसी सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है, ये बात है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई डिक्री दी है, मान लो अगर, तो वह मुंबई या पटना में भी लागू की जा सकती है, बिल्कुल। और वाहन पंजीकरण, विवाह पंजीकरण आदि एक राज्य से दूसरे राज्य में मान्य होंगे। ठीक है, अब जैसे केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है, इसमें न्यायालयों की एक रूपता संविधान के संघीय एकता तत्व की पुष्टि कर रहा है। मतलब न्यायालयों की जो एक रूपता है उसमें संविधान का जो संघीय एकता है उसकी पुष्टि कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगली लाइन पे। अब 261 को कैसे रखें? 261 को याद ऐसे करें, 261 है ना, ये बात इसे लिखेंगे लॉज। जो लॉज है ना, लॉज एवरीवेयर होंगे, एवरीवेयर होंगे, एवरीवेयर होंगे, और कहाँ होंगे? एक समान होंगे, एक समान होंगे, कोई ज़्यादा वो अंतर नहीं होगा, वहाँ का डाइवर्सिटी हर जगह चलेगा। तो एक से एक ही लॉ, एक लॉ सभी राज्यों में चलेगा, चाहे वो 2 राज्य हों चाहे वो 6 राज्य हों। इस तरह आप 261 को याद रखें, चाहे 2 राज्यों में चलेगा चाहे 6 राज्य चलेगा, एक ही लॉ सब जगह चलेगा, अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार की बात है।
अब चलते हैं अगली लाइन पे। इसमें क्या लिखा है, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता की बात करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स है, ठीक है, संविधान के भाग 13 में। तो भारत के क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम स्वतंत्र होगा, परंतु यह स्वतंत्रता संसद या राज्य द्वारा सार्वजनिक हित में युक्त प्रतिबंधों के अधीन होगी, ठीक है। मतलब ये स्वतंत्रता होगी, इसमें क्या होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे। भारत के क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो है ही 301 में ये बात। परंतु यह स्वतंत्रता जो है संसद या राज्य द्वारा सार्वजनिक हित में युक्त अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अधीन होगी। कुल मिला के ये बात है, अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आर होगी ये, ठीक है, आर होगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। यह अनुच्छेद जो है ना तुम्हारा, ये कौन सा है, 301 से 307 वाले जो हैं, भारत को एकल आर्थिक संघ, सिंगल इकोनॉमिक यूनियन बना रहे हैं। एकल आर्थिक संघ, भारत कैसा है, एकल आर्थिक संघ है, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ है। यह इकोनॉमिक फेडरलिज्म की आत्मा है, अर्थात आर्थिक संघवाद की आत्मा है, जहाँ न व्यापार पर बाधा होगी, न प्रवेश पे शुल्क होगा, न सीमा पे कर होगा। मतलब इकोनॉमिक फेडरलिज्म की आत्मा कौन सा है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये इकोनॉमिक फेडरलिज्म की आत्मा है, ठीक है। और भारत कैसा है, एकल आर्थिक संघ है, सिंगल इकोनॉमिक यूनियन है। अब जैसे मान लो अगर आप कहोगे कैसे है, तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है तुम्हारा 2017 वाला, ये अनुच्छेद 301 की व्यावहारिक अभिव्यक्ति ही है। वन नेशन वन टैक्स है, ये क्या है, अनुच्छेद 301 की व्यावहारिक अभिव्यक्ति, एक नेशन में एक कर, वन नेशन वन टैक्स की, ठीक है, ये 301 से ही शक्ति प्राप्त कर रहा है। और तुम्हारे जो अष्टद्रव्य से संबंधित टैक्स होते हैं उसे समाप्त कर दिया इसने, और राज्यों की सीमाओं पर जो व्यापार से बाधाएं थी वो हटा दी गई हैं। इसी जीएसटी ने क्या किया, ऑक्ट्रोय टैक्स को क्या कह दिया, अबोलिश कर दिया है, और राज्यों की सीमाओं से व्यापार की बाधाएं हटा दी गई। अगर व्यापार वाणिज्य की समागम स्वतंत्रता से संबंधित कोई केस याद रखना हो तो एटियाबारी टी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1961 का केस है, 1961 का केस है। मतलब उसमें कहा गया है कि राज्य कोई ऐसा कर नहीं लगा सकता जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करे। ये एटियाबारी टी कॉर्पोरेशन वर्सेस स्टेट ऑफ असम 1961, ये अनुच्छेद 301 से संबंधित केस है। व्यापार वाणिज्य की समागम स्वतंत्रता पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करे। और दूसरा केस आपको याद रखना है, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस राजस्थान 1962 का केस। इसमें क्या है, केवल नियामक शुल्क ही वैध है, कहा कि केवल जो रेगुलेटरी शुल्क हैं वही वैध रखेंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते आप फालतू के शुल्क लगा के व्यापार और वाणिज्य को प्रभावित करें, ठीक है। अंतर्राज्यीय व्यापार की बात अनुच्छेद 269 में कहेगी, आपको पता है। अब 301 को कैसे याद रखेंगे, इसे तो मतलब भाग 13 का पहला अनुच्छेद है तो आपको याद होना चाहिए, वन नेशन फ्री कॉमर्स, वन नेशन 301 मतलब वन नेशन जीरो कॉमर्स अर्थात फ्री कॉमर्स, ठीक है। वन नेशन 301 में जीरो कॉमर्स, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। अब क्या है, आगे लिखा है, इसके अतिरिक्त संसद द्वारा अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया है। मतलब ये बात कह रहे हैं कि अभी हम बात किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं है, अब तो राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर है। तो हम बता रहे हैं कि राज्यों में कौन कौन से अंतर संबंध है, अंतर्राज्यीय जल विवादों का निर्णय कैसे होगा। इसके लिए संविधान ने अंतर्राज्यीय राज्यों के बीच सौहार्द बना रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसके लिए ये बंद करिए कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अनुच्छेद 262 से निर्णय होगा, और जो अंतर्राज्यीय परिषद होगी समन्वयता करेगी, सभी लोगों को एक मंच पे लाएगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, ठीक है, जो तुम्हारी 263 आर्टिकल से है। फिर कहा कि सार्वजनिक कानून, वहाँ का ड्राइवर लाइसेंस, वहाँ का विवाह प्रमाण पत्र, वहाँ की न्यायिक डिग्री सब जगह चलेगी, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। चौथा कहा है कि अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता वाली बात है कि इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई व्यापार होगा तो उस पर बेमतलब का टैक्स वगैरह नहीं लगाना है, ठीक है। अगर लगाना भी है तो ऑटोमोबाइल वर्सेस राजस्थान वाले केस में कहा कि रेगुलेटरी शुल्क आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 301 में कहा है। अब कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त संसद कह रही है अंतर्राज्यीय सहभागिता तथा समन्वयता को बढ़ाने के लिए हमने अंतर्राज्यीय परिषदें तो बनाई हैं, उसके अलावा क्षेत्रीय परिषदों का भी उल्लेख है, क्षेत्रीय परिषदों का भी गठन किया है, हम लोगों ने किया है ना।
अच्छा, इसके लिए आप अनुच्छेद 263 का सी पढ़ो। हालांकि राष्ट्रपति क्षेत्रीय परिषद स्थापित कर सकता है ताकि राज्यों के बीच परामर्श और नीतिगत समन्वय हो सके, ठीक है। और फिर मतलब वो अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर रहा था, उसी के आधार पर, उसी की मूल भावना को लेकर सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितनी क्षेत्रीय परिषदें बनाई थी? 6 क्षेत्रीय परिषदें बनाई थी। कौन कौन सी क्षेत्रीय परिषद है? एक तो उत्तर है, एक दक्षिण है, पूरब पश्चिम है, एक मध्य है, और एक छठवीं जो क्षेत्रीय परिषद है पूर्वोत्तर की, जो सबसे बाद में बनी है, ठीक है। इस प्रकार हो गई क्षेत्रीय परिषदें। अब उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं बताइए मुझे। तो तुम्हारा जो है पंजाब और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। कुल मिला के अगर बात करते हैं तो ये राजा रणजीत सिंह थे ना, सिख साम्राज्य वाले ये राज्य हैं, दिल्ली को छोड़ दो तो। जम्मू कश्मीर उन्हीं के राज्य में आता था, श्रीनगर वगैरह। तो पंजाब आता था, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा वही उन्हीं का पार्ट था। तो एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद में। और इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय विवादों का समाधान करना और नीति का सहयोग करना। और इसी में एक केस है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 का केस है, 1977 का केस है, ठीक है। इसमें कहा, कोर्ट कह रहा है इसमें कि क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं है, प्रशासनिक समन्वय संस्थाएं हैं। मतलब क्षेत्रीय परिषदें कैसे हैं, ये नहीं कह सकते वो संविधान से किसी आर्टिकल से निकली, नहीं, ये एक्ट से बनी है 7वें संशोधन 1956 के माध्यम से, ठीक है। तो ये प्रशासनिक समन्वय संस्थाएं संवैधानिक नहीं है, जो संघवाद को सशक्त बनाती हैं। ये किसको सशक्त बना रही है? संघवाद को सशक्त बना रही है, लेकिन संवैधानिक नहीं है, ठीक है, प्रशासनिक समन्वय है। तो समझ लेना। तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे। अब लक्ष्मीकांत कैसे पढ़ा रहा है उस तरीके से हम पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अपने तरीके से एक बार समझने की कोशिश की थी। अब चलते हैं अंतर्राज्यीय जल विवाद वगैरह को देखेंगे हम लोग। तो पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय जल विवादों के बारे में। जल विवाद से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 262 कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय इनसे संबंधित है। कौन से संबंधित? इनमें 2 प्रावधान है। तो पहले हम न्याय निर्णय को समझ देते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णय, तो आपको जान ही रहे कि 262 के वन में ये बात कही गई है। क्या कही गई? पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एजुडिकेशन ऑफ any dispute or complaint with respect to the use, distribution or control of the waters of in any interstate river or river valley। रिवर की बात की है, रिवर वैली मतलब ये है भारत एक रिवर फेडरल कंट्री है। यहाँ नदियाँ राज्यों की सीमाओं से बंधी नहीं हैं, नदियाँ राज्यों की सीमाओं से बंधी नहीं है, ठीक है। इसलिए संविधान ने जल विवादों को केंद्र निर्देशित अर्थात संघीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत लाया। संविधान ने क्या किया? जल विवाद को केंद्र द्वारा निर्देशित किया और संघीय न्याय प्रणाली के लिए लाया है, ठीक है। यह अनुच्छेद एक तरीके से इस बात की स्वीकृति है कि जल जो है शेयर्ड नेशन रिसोर्स है, राष्ट्र का ऐसा रिसोर्स है जो एक दूसरे में मतलब बांटा जा सकता है, ना कि किसी राज्य की निजी संपत्ति है, ठीक है। ये जल कैसा है? शेयर्ड नेशन है, मतलब भारत एक रिवर फेडरल कंट्री है। और यहाँ संविधान ने क्या किया? जल विवादों को केंद्र द्वारा निर्देशित किया और संघीय न्याय प्रणाली के अंतर्गत लाया है। अगर इसकी बात करें तो कावेरी नदी विवाद है, जैसे तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटक। तमिलनाडु ने केंद्र से जल वितरण की शिकायत की और केंद्र ने अनुच्छेद 262 के अंतर्गत ट्रिब्यूनल गठित किया 1990 में। तमिलनाडु ने शिकायत की केंद्र से 1990 में कि भाई जल का बंटवारा सही नहीं हो पा रहा है। तो केंद्र ने 262 आर्टिकल को पढ़ा सबसे पहले जाके, और 262 आर्टिकल को पढ़ के क्या किया? एक ट्रिब्यूनल का गठित कर दिया। 1990 की ये बात हो रही है। और यह जो तमिलनाडु को मैं कावेरी वाला ही विवाद क्यों कह रहा हूँ कि भारत के प्रमुख जल विवादों में से एक है। हालांकि कृष्णा और गोदावरी विवाद भी ऐसे ही विवाद हैं। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जल हिस्सेदारी पर इनका मतभेद चलता है। और इससे संबंधित केस वही स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु है। इसमें ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम है, परंतु न्यायिक समीक्षा सीमित दायरे में संभव है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, ठीक है। ये हो गई न्याय निर्णय की बात। ये हो गया आपका रिवीजन, पहला रिवीजन आपका लग गया है। अब हम चलते हैं, इसमें 2 प्रावधान है, ठीक है। तो पहले प्रावधान को देख लेते हैं। संसद कानून बनाकर, क्या लिखा है? इसमें 2 प्रावधान है, मतलब संविधान अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित है और इसमें 2 प्रावधान है। पहला प्रावधान है कि संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, जल के बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती है। मतलब कौन? संसद कर सकती है।
लेकिन संसद कानून बनाकर ही कर सकती है। और क्या क्या कर सकती है? नदियों और नदी घाटियों के जल का प्रयोग, बंटवारा और नियंत्रण, 3 चीज। प्रयोग कर लो भाई, आप पानी पी रहे हो तो प्रयोग कर रहे हो, बंटवारा कर लो, इतना ये लेंगे इतना बोल लेंगे तो ये बंटवारा हो जाएगा। नियंत्रण कौन करेगा? उस पर बिजली बनेगा तो पैसा किसको मिलेगा, क्या होगा? ये नियंत्रण होगा। इनसे संबंधित जो लड़ाई झगड़ा होता है राज्यों में कि हम करेंगे बंटवारा, हम पे नियंत्रण होगा, हम पैसा लेंगे, ये वाली जो बात होती है, इसका अगर कोई विवाद होता है तो इसका न्याय निर्णय कौन करेगा? संसद कर सकती है, वो भी कानून बनाकर। ठीक है, ये बात हो गई। तो इसके लिए अनुच्छेद 262 का ही संवैधानिक आधार है, सीधे संसद को विवाद समाधान हेतु कानून बनाने की शक्ति दी। और यहाँ क्या है? यहाँ 2 प्रमुख शब्द छुपे हैं, लॉ में प्रोवाइड और एजुडिकेशन। देखिए, एक तो लॉ में प्रोवाइड है, इसका मतलब संसद को विवेक अधिकार है, ठीक है, और संसद के पास एक अनिवार्य है। इसीलिए मैं इंग्लिश में बताता हूं, इसमें लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड, में बाय लॉ प्रोवाइड। तो ये जो लॉ प्रोवाइड की बात आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि डिस्क्रिशनरी पावर है, अर्थात विवेकाधीन शक्ति है। किसको? संसद को। ये अनिवार्य नहीं है, उसके पास उसके विवेक के ऊपर निर्भर है कि वो जल विवाद के लिए कोई आयोग बनाए या ना बनाए, उसके विवेक पर निर्भर है। और एजुडिकेशन का मतलब है न्यायिक तंत्र पर राजनीतिक समन्वय आधारित है। एजुडिकेशन का मतलब होता है ऐसा न्याय जो राजनीतिक समन्वय पर आधारित हो। इसका उद्देश्य राज्यों को सीधे अदालत के रास्ते जाने से रोककर केंद्र की मध्यस्थ भूमिका को बढ़ाना है। मतलब राज्यों को सीधे अदालत नहीं जाना है, केंद्र, तुम्हारा बड़ा भाई केंद्र है, दिल्ली की मोदी सरकार है, वो तुम्हारे बीच में मध्यस्थता कराएगी। इसका मतलब ये है कि एजुडिकेशन है न्यायिक तंत्र में घुसने से पहले राजनीतिक समन्वय की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए, सीधे वहां न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। इसलिए उस पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय का भी क्षेत्राधिकार सीमित कर सकती है संसद इन मामलों में। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब ये बताइए कि संसद ने इसी अनुच्छेद के तहत 2 कानून भी बनाए। एक तो नदी बोर्ड अधिनियम है, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 का है। दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 का है। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, आईएस मतलब इंटर स्टेट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, ये भी 1956 का। नदी बोर्ड अधिनियम भी 1956 का, रिवर बोर्ड एक्ट 1956 है। तो ये 2 कानून बनाए। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करके? 262 का ही प्रयोग करके। एक तो ये हो गई। अब आपको समझ में आ गया कि संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों में जल के प्रयोग, बंटवारे, नियंत्रण समेत किसी भी विवाद पर सरकार का निर्णय कर सकती है। और संसद के पास एक ऐसा है, एक तो डिस्क्रिशनरी है, विवेक का अधिकार है संसद का, दूसरा एजुडिकेशन की इसमें बात कही गई है। ठीक है, और 2 एक्ट भी बनाए गए हैं 1956 में। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में ना ही उच्चतम न्यायालय तथा ना ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। देखो, यही बात आ गई कोर्ट वाली बात। संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है। क्या करेगी? व्यवस्था, बंदोबस्त करेगी कि ऐसे किसी विवाद में जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का होगा, नियंत्रण को लेकर हो, बंटवारे को लेकर हो, उसमें ना तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई अन्य न्यायालय, हाई कोर्ट भी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। ये संसद ऐसा कर सकती है कि इनमें से कोई भी अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता। मतलब संसद भी सुप्रीम कोर्ट को रोक सकती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। लोग कहते हैं संसद सर्वोच्च है, कोई कहता नहीं नहीं न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च होती तो ये प्रावधान अनुच्छेद 262 में कैसे है? नहीं है न्यायपालिका सर्वोच्च, हमारे यहाँ संविधान सर्वोच्च है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर प्रॉपर इसमें जाएंगे तो इसके लिए 262 में भी 2 नंबर पे हम लोगों को जाना पड़ेगा। उसमें लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड द नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट या कंप्लेंट। मतलब यह प्रावधान जो है जुडिशियल एक्सक्लूजन का भी क्लॉज है। इसका तात्पर्य यह है कि जल विवाद राजनीतिक एवं प्रशासनिक समाधान से ही सुलझेंगे, ना कि न्यायालय की मुकदमेबाजी से। एक राज्य दूसरे राज्य में मुकदमा नहीं ठोकेगा, हम लोग राजनीतिक और प्रशासनिक समाधान से सुलझाएंगे, ये बात कही। ये भारतीय कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है, जो तुम्हारा 262 वाला बात है। और इसकी सही बात कहें तो कावेरी कृष्णा गोदावरी जैसे विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले सुनवाई से इनकार कर दिया था। ठीक है, कावेरी कृष्णा गोदावरी की विवाद से सर्वोच्च न्यायालय ने पहले सुनवाई से इनकार कर दिया, क्योंकि ये मामला इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत था। बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने केवल ट्रिब्यूनल के निर्णय की सीमित समीक्षा की अनुमति दे दी।
पहले ऐसा ही था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा लेकिन बाद में 2018 की बात आई तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट कह रहा नहीं, सीमित दायरे में न्यायिक समीक्षा तो हो ही सकती है, क्योंकि आप अगर 262 से रोक रहे हो तो हमारे पास अनुच्छेद 13 है, अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 137 136 है, तो इससे हमारे पास भी तो शक्तियां है ना संविधान के तहत। ठीक है, ये बात है। तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि भाई आप ये कह रहे हो कि पूरी तरह से न्यायपालिका को बाहर करना तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी ट्रिब्यूनल निर्णय देते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल होते हैं, अर्ध न्यायिक हो सकते हैं, इसलिए न्यायिक समीक्षा तो संभव है। पर इस प्रकार आप ये नहीं कह सकते न्यायपालिका पूर्णतः बाहर हो गई। ट्रिब्यूनल कैसे होते हैं? क्वासी जुडिशियल होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, तो जब अर्धन्यायिक निकाय है तो उनका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, पर हम सीमित मात्रा में ही इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। ठीक, ये बात है। अब आते हैं इसके नीचे लिखा है इस प्रावधान के अधीन संसद ने 2 कानून बनाए। तो कितने कानून बनाए? 2 कानून बनाए। और कौन बनाती है? संसद बनाती है, राज्य विधानमंडल नहीं बनाता है। ठीक है, एक तो नदी बोर्ड अधिनियम 1956, दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इन 2 कानूनों के बारे में। तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 अंतर्राज्यीय नदियों के विकास एवं नियंत्रण के लिए बनाया गया। रिवर बोर्ड को बनाया हमने अंतर्राज्यीय नदियों के विकास एवं नियंत्रण के लिए। वहीं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को, अच्छा, नदी विवाद जल अधिनियम जो है 1956, उसे बनाया राज्यों के बीच जल विवादों के बंटवारे के निपटान के लिए। तो नदियों के विकास के लिए नदी बोर्ड अधिनियम बनाना, वो करेगा नदियों का विकास और एवं नियंत्रण। और रही बात विवादों के बंटवारा और निपटारा की बात, उसके लिए डिस्प्यूट एक्ट बना है, जल विवाद वाला। समझ गए, ये अंतर है दोनों में। और जो रिवर बोर्ड का जो उसका स्वरूप कैसा है, वो कंसल्टेटिव है, जबकि तुम्हारा जो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट है, ये देखो मैं बता देता हूँ कौन वाला, ये वाला, ये है विवाद के लिए अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। ये जो है ना, ये जो है, ये इससे कैसे अलग है नदी बोर्ड अधिनियम? तो ऐसे अलग है कि ये क्या है, ये निर्णायक है, अर्थात ये एजुडिकेटिव, जैसा कि मैंने बताया था पहले आपको। ठीक है, और वो बेचारा सलाहकार है नदी बोर्ड अधिनियम। ठीक है, ये अंतर है। मतलब पहला प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, विवाद होने से पहले रोकने वाला है, विकास एवं नियंत्रण की बात करता है। वो कौन सा है? प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, मतलब विवाद हो उससे पहले ही रोक दे, तो नदी बोर्ड अधिनियम काम करेगा। अगर विवाद हो गया तो दूसरा है क्योर मैकेनिज्म। दूसरा कैसा है? क्योर मैकेनिज्म, विवाद होने के बाद विवाद को सुलझाने वाला। ठीक है, यही बात, दोनों हमने 1956 में बनाए थे। तो रिवर बोर्ड एक्ट 1956 नदियों के विकास पर राज्यों को सलाह देता है। कभी किसी नदी बोर्ड का गठन अब तक हुआ ही नहीं, ये मान लीजिए। और नदी बोर्ड का गठन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राज्य इसे केंद्र का हस्तक्षेप मानते थे। राज्य कहते हैं अगर नदी बोर्ड का गठन कर लिया तो केंद्र इस माध्यम से हमारे अंदर और हस्तक्षेप करेगा, तो हमारी स्वायत्ता कम हो जाएगी, हमारी नहीं चलेगी, केंद्र की ज़्यादा चलेगी। इसलिए कभी कोई नदी बोर्ड का गठन हुआ ही नहीं, ये बात समझ लीजिए। दूसरा क्या है? इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 है। ये कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, इन पर प्रत्येक पर ट्रिब्यूनल है। और हर ट्रिब्यूनल, मतलब ये ट्रिब्यूनल है, और मतलब प्रत्येक पर ट्रिब्यूनल नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है। और हर, मतलब प्रत्येक ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल बॉडी होता है। कैसा होता है? चाहे वो कावेरी का ट्रिब्यूनल हो, चाहे नर्मदा का ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो महानदी का हो, वो अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल होगा। ठीक है, तो आप कहोगे इससे संबंधित कोई मामला, तो स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की टक्कर हो रही थी। ठीक है, और उसमें केंद्र ने कहा कि केंद्र को अधिकार है कि राज्यों के अनुरोध पर वो ट्रिब्यूनल का गठित करे। तो आप लोग अनुरोध करो, केंद्र सरकार एक ट्रिब्यूनल गठित कर देगी अनुच्छेद 262 के तहत। सिंपल है। और केंद्र सरकार के पास हो सकती है अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम के माध्यम से केंद्र सरकार ऐसा कर रही है, कावेरी में किया है, कृष्णा में किया है, तुम्हारे यहाँ भी कर देगी। ठीक है, तो इनका जो उड़ीसा में कौन सी नदी है? महानदी उड़ीसा में है, तो उड़ीसा महानदी वाला विवाद इसका हो सकता है। ठीक है, अब आगे आप चलते हैं इससे आगे। अब इसमें लिखा है नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। ये नीचे में लिखा है। पहले तो आप ये पढ़ लीजिए कि नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया। ठीक,
नदी बोर्ड अधिनियम क्यों बनाया गया? अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया था। कौन? नदी बोर्ड अधिनियम। लेकिन आज तक इस बोर्ड से कोई भी नदी हम लोगों ने नदी बोर्ड बनाया ही नहीं है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि राज्य चाहते थे इससे केंद्र की शक्ति बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, अब आते हैं नदी बोर्ड की स्थापना वाली बात पे। तो इस तरीके से समझना आपको पड़ेगा। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अनुच्छेद 262 है। इसके लिए रिवर बोर्ड एक्ट 1956 की धारा 4(5) यही बात कर रही है। मतलब यह राज्य को कंसेंट बेस्ड फेडरल मैकेनिज्म की बात करता है कि हम आपको कंसेंट देंगे। केंद्र राज्यों पर जबरन नदी बोर्ड नहीं थोप सकता, उसे राज्य की सहमति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए नदी बोर्ड बना नहीं है, क्योंकि केंद्र क्या है, राज्यों पर जबरन नदी बोर्ड को नहीं थोप सकता। एक कंसेंट बेस्ड है, अर्थात इसलिए सलाहकारी निकाय बनेगा। और एक कंसल्टेटिव फेडरलिज्म का सर्वोत्तम उदाहरण मान सकते हैं, लेकिन भाई अभी तक बना नहीं है, तो काहे का उदाहरण है। अब जैसे मान लो अगर ये नदी बोर्ड अधिनियम नहीं बना तो क्या बना है भाई? ये जो लिखा है नदी बोर्ड, ये नदी बोर्ड नहीं बना तो क्या बना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। गंगा बेसिन प्राधिकरण है, 2010 में बना था। ये रिवर बोर्ड ना होते भी इसी सिद्धांत की बात कर रहा है। गंगा बेसिन प्राधिकरण है, मैं कैसे लिखूंगा इसे? गंगा बेसिन प्राधिकरण, GBP, गंगा बेसिन प्राधिकरण 2010 का। कब का है? 10 का। तो ये रिवर बोर्ड तो खैर नहीं है, लेकिन सिद्धांत वही है जो नदी बोर्ड का होता है। और ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA केंद्र की सलाहकारी भूमिका को बढ़ाने हेतु है। एक तो ये है GBP, गंगा बेसिन प्राधिकरण 2010 वाला। एक है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA, मतलब केंद्र की सलाहकारी भूमिका को बढ़ाने हेतु इसे बनाया गया, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अब इसी में मतलब अगर इस केस की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का सुना होगा आपने। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का मामला है। उसमें कोर्ट कह रहा है कि जल विवाद केवल कानूनी नहीं बल्कि विकासात्मक भी है। ये जो जल विवाद है ना, जल से संबंध विवाद है, केवल कानूनी मसला नहीं है, विकास का भी मसला है। इसलिए नदी बोर्ड जैसे तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नदी बोर्ड। तो इसका अनुच्छेद है 262, न्यायिक निषेध करता है। 262 के 2 में न्यायिक निषेध है। और चलिए ये हो गया नदी बोर्ड। अब चलते हैं अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम। किस पे? विवाद अधिनियम पे चलते हैं। केंद्र ये कह रहा है कि केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में, ठीक है, इनके जल के संबंध में 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्यायिक निर्णय, मतलब कितने राज्य होना चाहिए? 2 अथवा अधिक राज्यों के विवाद के मध्य न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। मतलब अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद जो अधिनियम है, केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी अथवा नदी घाटी के जल के संबंध में 2 अथवा अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु अस्थायी न्यायालय की बात कर रहा है। कैसा न्यायालय? अस्थायी न्यायालय के गठन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो ये आपको ये आर्टिकल ये भी 262 के ही तहत आपको शक्ति मिली, क्योंकि जो गठित हुआ है ना नदी जल विवाद अधिनियम जो है वो 262 के तहत ही हुआ है। ठीक है, मतलब यह अधिनियम अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्यायिक समाधान सुनिश्चित कर रहा है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का न्यायिक समाधान सुनिश्चित कर रहा है, परंतु इसे न्यायालय नहीं बल्कि क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल कहकर, मतलब ये न्यायालय नहीं है पूरी तरह से, ये कैसा है? अर्धन्यायिक निकाय। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं इसे AJS कह सकते हैं, AJS एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम से कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? केंद्र की मध्यस्थता को संघीय ढांचे में, मतलब हमारे संघीय ढांचे में केंद्र को एक मध्यस्थ की भूमिका बना रहा है कि केंद्र 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच मध्यस्थता करवा सकता है। ये वाला जो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम के तहत यदि कोई क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल को बना देता है तो, अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस सिस्टम है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल। जब कोई राज्य, चाहे वो उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केंद्र से शिकायत करेगा कि दूसरा राज्य जल का अनुचित रूप से उपयोग कर रहा है, तो केंद्र सरकार इस अधिनियम की धारा 4 के तहत एक जल विवाद न्यायाधिकरण, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल गठित करवा देगी। ठीक है, इसी अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिनियम यही है। कौन सा? ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, ये जो मैंने इधर कर दिया, ये वाला जो। ठीक है,
इसकी धारा 4 के तहत एक ट्रिब्यूनल का गठन हो सकता है। और कौन करेगा? ये करेगी केंद्र सरकार। ठीक है, एक बात होगी। यहाँ कौन करेगा? राष्ट्रपति का नाम दिया है कि राष्ट्रपति करेगा? नहीं, यहाँ स्पष्ट लिखा है केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, केंद्र सरकार अपने माध्यम से कैसे करवा रही वो आगे की प्रक्रिया है। अब इसके लिए गठित कोई हुआ तो कावेरी विवाद था 1990 में, तो तमिलनाडु की शिकायत पर केंद्र ने कावेरी टर्मिनल बनवा दिया। शिकायत केंद्र की तमिलनाडु ने। महानदी विवाद में क्या था? उड़ीसा ने शिकायत कर दी तो महानदी ट्रिब्यूनल बन गया। ठीक है, मतलब 1956 का जो जल कानून है केंद्र के पास जल न्याय के लिए मध्यस्थता की भूमिका की शक्ति देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। इसमें क्या लिखा? आगे में लिखा है कि न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम तथा विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होता है। अगर ऐसा ट्रिब्यूनल गठन हो जाए, कोई राज्य शिकायत कर दे और ऐसा ट्रिब्यूनल गठित हो जाए, तो उसका जो निर्णय होगा वो कैसा होगा? अंतिम होगा और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। अर्थात एक तरीके से बाध्य होने की बात कह रहा है। और किस पे बाध्य होगा? सभी पक्षों पे। भले ही शिकायत की होगी वो तो मानेगा, जो शिकायत जिसके विरुद्ध शिकायत की होगी उसे भी मानना पड़ेगा। ये बात है। और ये बात है अनुच्छेद 262 के 2 में। पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड द नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट या कंप्लेंट। ट्रिब्यूनल का निर्णय जो होगा फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, ताकि राज्य बार बार न्यायालय में न जाए और विवाद अंतहीन हो जाए। ऐसा नहीं है राज्य हमेशा न्यायालय में ही खड़े रहें। और यह संघीय प्रणाली में फाइनलिटी और फॉर स्टेबिलिटी का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है? फाइनलिटी फॉर स्टेबिलिटी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आप लोग अपने काम धाम पे ध्यान दो, हमेशा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं खड़े रहो, और भी काम है आपके, इसलिए एक ट्रिब्यूनल बनाओ और मामला सेटल करो। इस प्रकार की बात है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1990 से 2007 तक इसका विवाद चला। 17 साल तक कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल चला। CWDT, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल का निर्णय था किसके पक्ष में आया? तमिलनाडु के पक्ष में गया। तो कर्नाटक ने कोर्ट जाने की कोशिश की। कर्नाटक ने कहा मैं कोर्ट चला जाऊंगा यदि अगर किसने ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु के पक्ष में निर्णय सुना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केवल रिव्यू जुरिडिक्शन के तहत सीमित रूप से हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक, मतलब 2007 में अगर निर्णय आया तो फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल लग गए। वहाँ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम क्या कर सकते हैं? हम केवल रिव्यू जुरिडिक्शन के तहत सीमित रूप से हस्तक्षेप करेंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कावेरी जल विवाद था, उसमें तमिलनाडु के पक्ष में निर्णय गया। कर्नाटक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केवल न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2018 का बाद है। इसमें ट्रिब्यूनल अवार्ड इज फाइनल बट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ट्रिब्यूनल का अवार्ड है, ये फाइनल है, ये परंतु हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं बेसिक फीचर का। ठीक है, मतलब फाइनल फॉर ऑल, नो अपील एट ऑल। मतलब समझ गए आप? ट्रिब्यूनल का निर्णय फाइनल है और बाइंडिंग है। ये बात हो गई। अब चलते हैं आगे। इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो वह उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। तो आपको तो पता ही है, कोर्ट खुद कह रहा है। अब आपको बहुत चीज़ें पहले ही से पता चल गई हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी जल विवाद जो ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो वह उच्चतम न्यायालय अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। मतलब अगर किसी ने शिकायत कर दी और कोई ट्रिब्यूनल बन गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से भी बाहर चला जाता है मामला। ठीक है, अनुच्छेद सेम 262 का 2, ये जुडिशियल एक्सक्लूजन का क्लॉज कहाँ है? 262 के 2 में है। न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 11 आप देखना, इसमें लिखा है नो कोर्ट शैल हैव जुरिडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट व्हिच इज रेफर्ड टू ए ट्रिब्यूनल। इसकी धारा 11 ऐसे रोकती है। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी जगह बाइंडिंग होते हैं। एक कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये लिखा है 141 में। 141 के दोनों तरफ 11 है और 11 सभी को कैसे करता है? बाइंड कर देता है। लेकिन इस अधिनियम की धारा 11 है वो सुप्रीम कोर्ट को ही बाइंड कर दे रही है, सुप्रीम कोर्ट को ही बाइंड कर दे रही है। ठीक है, ये समझिए। तो यह जो प्रावधान है भारतीय संघवाद में पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ओवर जुडिशियल सुप्रीमेसी का उदाहरण है। अगर कहीं ऐसा उदाहरण मिलता है जहां पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जुडिशियल सुप्रीमेसी पे ऊपर है तो बताना अनुच्छेद 262।
जल विवाद कानूनी नहीं है, संघीय और राजनीतिक समाधान के विषय है। ये अनुच्छेद 262 का 2 कह रहा है। और जल विवाद निवारण जो अधिनियम है उसका धारा 11 ऐसा कह रहा है। ठीक है। जब गोदावरी विवाद आया 1969 में, ये काफी पहले की बात हम चले गए, 1969 में। तो 1969 में जब गोदावरी का विवाद आया तब सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि मामला ट्रिब्यूनल के अधीन था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 262 में लिखा है। लेकिन 2018 में महानदी के विवाद में यहां से यही बात महानदी विवाद में भी लागू हुई 2018 में। और ये जो तमिलनाडु वर्सेस कर्नाटक का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारे पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, बस सीमित पावर है। लेकिन तो स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 की बात करें, इसमें कोर्ट कह रहा है वंस अ डिस्प्यूट इज रेफर्ड टू ट्रिब्यूनल कोर्ट मस्ट रिट्रेन फ्रॉम इंटरफेरेंस। ठीक है, मतलब कोर्ट का दरवाजा बंद है, जब ट्रिब्यूनल आपका काम कर रहा हो तो कोर्ट काम नहीं करेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 का मामला। अब अगले लाइन पे चलते हैं। अब आगे क्या लिखा है कि अब तक केंद्र सरकार अनेक अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है। ठीक है, केंद्र सरकार ने ऐसा देखो, नदी बोर्ड अधिनियम एक भी नहीं किया है, लेकिन अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन अनेक कर चुकी है। ये खुद लिखा है अनेक, देखो ये लिखा है अनेक। ठीक है, और इन न्यायाधिकरणों का नाम, गठन का वर्ष एवं संबंधित राज्यों की सूची आपको आगे की तालिका में मिल जाएगी। तो हम देख लेंगे कौन कौन सा है। लेकिन 21 आर्टिकल्स हैं तो 262 के तहत है, और अधिनियम की धारा 4 है। ठीक है, मतलब ट्रिब्यूनल नेगोशिएशन फेल्यूर मैकेनिज्म है। ट्रिब्यूनल कैसा है? नेगोशिएशन फेल्यूर मैकेनिज्म है। पहले राज्यों को वार्ता का मौका दो, यदि असफल हो जाए तो तभी ट्रिब्यूनल बनेगा। ठीक है, पहले राज्य खुद वार्ता कर लेते हैं, आपस में सेटल कर ले। अगर नहीं सेटल हो रहा है राज्यों का, तब फिर हम ट्रिब्यूनल बनाएंगे। और सरकार ने बहुत से ट्रिब्यूनल बनाए हैं। और तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से न्यायाधिकरणों का गठन हुआ है। तो अब तक क्या है, केंद्र सरकार ने अनेक अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरणों का गठन कर चुकी है अनुच्छेद 262 और अधिनियम की धारा 4 के तहत। ठीक है, तो कितने यहाँ हम पढ़ रहे हैं 9 प्रमुख ट्रिब्यूनल की बात सामने आ रही है कि 9 ट्रिब्यूनल अभी तक गठित हुए। तो पहला है कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण वन, ये 1969 में आया था। तो कृष्णा का है महाराष्ट्र से संबंधित, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से। आप ऐसा करना है, इसे पढ़ते समय आप अपने मैप खोल लेना, एक इसको एटलस से अपना मैप खोल लेना और वहां देखते रहना कि कृष्णा का एक वन है, कृष्णा का एक 2 भी है। तो वन 1969 में आया, कृष्णा 2 2004 में आया, और राज्य वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये है। दूसरा है गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण, ये 1969 में आया। ये भी 1969 में, कृष्णा भी 1970 में। तो केजी से आप याद रख सकते हैं, केजी बेसन आपने सुना होगा, कृष्णा गोदावरी तो 1969 का बात है। और नर्मदा जल विवाद भी 1969 का ही है। तो 3 है, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा की बात है। तो नर्मदा का जो था वो राजस्थान, आपको पता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा निकलती है, गुजरात में जाती है, गुजरात से खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो मध्य प्रदेश से गुजरात तो हैं, उनसे सटे हुए 2 राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण है, इसका विवाद कहाँ से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सेम वही राज्य जो कृष्णा में थे। लेकिन इसमें मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा भी जुड़ गए थे। तब का मध्य प्रदेश क्या था? हाँ, वही ठीक था, मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी जुड़ गए थे। शायद छत्तीसगढ़ से चला आ रहा होगा विवाद, छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश में ही था ना, तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी आ गए। ठीक है, और आप बात है रावी ब्यास जल विवाद पर। रावी ब्यास सतलज नहीं, रावी ब्यास, ओनली रावी ब्यास जल विवाद 2 नदियों का था। ये 1986 में आया। ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ऊपर था। ठीक है, राजस्थान भी इसमें सम्मिलित है रावी ब्यास में। फिर कावेरी जल विवाद आया 1990 में। इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु उधर के राज्य, कर्नाटक साउथ के राज्य, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पौंडीचेरी, मेनली विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ठीक है, 1990 में आया। फिर कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 बना 2004 में। इसमें फिर वही राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश शामिल हुए। फिर बंसधारा जल विवाद न्यायाधिकरण आया 2010 में, जिसमें उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, बंसधारा नदी कहाँ? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो 2010 में आया। और महादाई जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में ही बना। 2010 में 2 बने, बंसधारा और महादाई। तो महादाई रिवर आप जानते हो गोवा में बहती है। तो गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र 3 राज्य हैं। जो बेलगाम विवाद है ना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में, वो आता तो कहाँ है? बेलगाम कर्नाटक में आता है ना,
वहाँ मराठी भाषी लोग गए थे, तो महाराष्ट्र कहता है उसे महाराष्ट्र में डालो, मराठी भाषी लोग हैं वहाँ पे। तो वैसे ही महाराष्ट्र एवं कर्नाटक और गोवा महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण 2010 में। महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण की बात करें तो 2018 में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में उड़ीसा ने शिकायत की, तो उड़ीसा की शिकायत पे ये विवाद ये ट्रिब्यूनल बनाया उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण। ये हो गया जल विवाद से संबंधित बात। अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय, इसके बारे में अंतर्राज्यीय परिषद वगैरह ये सब देखेंगे। तो ठीक है, अब अगला बता देते हैं किसके बारे में, क्लियर आपको कर देते हैं क्लियर किसके बारे में। तो आप चाहें तो पढ़ के भी आ सकते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 263 वाली जो है, ठीक है। उसके बारे में उसके बाद में पूरा हम ये समझ लेंगे, ये A to Z चीज़ें समझ लेंगे। जब चीज़ें आप A to Z आएंगे तो आपको फिर देखना क्वेश्चन और पढ़ने का आनंद ही अलग आ जाएगा। एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद तो आप मतलब समझ लेना लक्ष्मीकांत के 10-20 पेज आप आधा घंटे में पढ़ा के निपटा दिया करेंगे। 1 घंटा पौन घंटा में पूरा एक चैप्टर खत्म कर दिया करेंगे, ये लेवल हो जाएगा देखना, ठीक है। पहले काफ़ी गहराई से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।